हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 4 चैप्टर 26 अभय का कुरूलता। जैसे ही अभय ने मान्यता का हौंद छोड़ उससे समझाने को हुआ तो मान्यता दूर जा फूलदान उठा बोली, हमें कोई बात नहीं सुनना, हमें जाने दो नहीं तो हम। अभय सख्ती से मान्यता की तरफ राक्षस की तरह बढ़ते हुए बोला, आप क्या? अभय का ठंडा कठोर आवाज सुन मान्यता से आगे कहा ही नहीं गया कि वो उस फूलदान से उस पर हमला कर देगी। डर से मान्यता के हौंद से फूलदान जमीन पर जा गिर गया और जैसे ही अभय उसके करीब गया तो वो बेहोश हो टूटे कांच पर ही गिरने वाली थी, पर अभय मान्यता को अपने बाहों में सिमट उससे नीचे गिरने से बचा लिया। पर इस बीच टूटा हुआ कांच अभय के पैर में जा चुभा। फिर भी अभय के पैर में कांच चुभने के बावजूद उससे अपने पैर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके आंखों में तो बस मान्यता को लेकर उससे चिंता सताने लगा। अभय मान्यता को अपने बाहों में उठा, उससे बिस्तर पर लेटा, डॉक्टर को फोन कर दिया, फिर अपने जूते से घुस पैर के तलवे तक पहुंचे कांच को निकाल, अपना जूता खोल, अपने जख्म को नजरअंदाज कर मान्यता के चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे कर अपने ठंडे आवाज में पर बहुत प्यार से बोला, मान्यता जो आपने देखा वो हमारा हकीकत है, पर हम इस हकीकत में आपको कभी शामिल नहीं करना चाहते थे, पर आप शामिल हो गई है। हमें डर है हम आपको की ना दे, इसलिए जो सख्ती हम आप पर अब बरतने वाले हैं उसके लिए हमें माफ कर देना। एक दिन आप हमें जरूर समझोगी हम ऐसे क्यों हैं। ये कह अभय मान्यता के माथे को चूम लिया। तब तक डॉक्टर भी महल आ चुका था। जब नौकर डॉक्टर को कमरे के पास ला दरवाजा खटखटाया तो अभय अपने ठंडे आवाज में डॉक्टर को अंदर आने बोल दिया। कम। डॉक्टर अंदर आदर से अपना सिर अभय के सामने झुकाने के बाद मान्यता का इलाज करने लगा। मान्यता का इलाज करने के बाद डॉक्टर सिर झुकाए ही बोला, मैडम ठीक है, बस किसी वजह से डरने के कारण ये बेहोश हो गई है। ये कह डॉक्टर ने मान्यता को इंजेक्शन दे दिया। अभय ने कोई जवाब ना देते हुए इशारों में ही डॉक्टर को बाहर जाने बोल दिया। फिर मान्यता के बालों को सहलाते हुए उसके बगल में ही बैठ उसके सिर पर होंठ रख अपने शरीर को पीछे लद अपने आंखों को बंद कर लिया। डॉक्टर ने मान्यता को नींद का इंजेक्शन दे दिया था, जिस करना वो अपनी आंखें सुबह ही खोलती तो अभय भी अपनी आंखें बंद कर उसके सिर पर होंठ रख सो गया। सुबह का वक्त जैसे ही मान्यता का आंख खुला तो उससे रात में हुआ सब कुछ याद आ गया, तो वो झट से अभय से दूर हुई। जब मान्यता ने अभय का होंठ झटका तो अभय अपने खतरनाक आंखों को धीरे धीरे खोल अपने ठंडे आंखों से मान्यता को देखा तो मान्यता का शरीर डर से जम गया। मान्यता के शरीर में कुछ भी हलचल ना होता देख अभय मान्यता का होंठ पकड़ अपने बाहों में खींच उसके चेहरे को पकड़ बोला, मान्यता अगर आप हमारे बात को मानोगी तो आपको हर वो चीज मिलेगा जो आप चाहती हो। मान्यता इतनी कमजोर नहीं बन सकती। वो अभय को खुद से दूर धकेल बोली, हम तुम जैसे खूनी का बात मानेंगे ये तुमने सोच कैसे लिया, हम तो बस तुम्हें सजा दिलवाना चाहते। अभय के चेहरे पर ठंडा मुस्कान छा गया। अभय के खतरनाक मुस्कान को देख मान्यता का हौसला धीरे धीरे डगमगाने लगा। ये देख अभय क्रूरता से बोला, क्या हुआ मान्यता, अभी तो आप सजा देने की बात कर रहे थे, पर कैसे दीजिएगा आप बोलिए। आप में तो इतना भी हिम्मत नहीं कि आप हमारे सामने अपने बातों पर खड़ी भी रह सके। मान्यता अपने हाथों का मुट्ठी बांध अभय के गाल पर मुक्का मार दी तो अभय अपने खतरनाक आंखों से मान्यता को देख उसके बाजू को पकड़ बिस्तर पर धकेल मान्यता के गाल को कसते पकड़ कठोर से बोला, आपको नहीं पता मान्यता आप किससे टक्कर लेने की कोशिश कर रही हो। मान्यता अपने दबे हुए आवाज में ही जवाब दी, हमें पता है हम किससे टक्कर ले रहे। अभय अपने ठंडे मुस्कान से मान्यता को देख बोला, अच्छा तो फिर आप हमसे बचकर दिखाए। ये कह अभय मान्यता के होंठ पर अपना होंठ रख लिया तो मान्यता उसे खुद से दूर करने का पूरा कोशिश करने लगी, पर अभय का मजबूत शरीर टस से मस भी नहीं हुआ। अभय मान्यता के होंठ को चूस उससे दूर हो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मीठा है आपका रसीला होंठ। ये कह अभय मान्यता के अपर से उठ गया तो मान्यता अभय के करतूत का जवाब फिर उससे थप्पड़ मार कर देने को हुई, पर अभय मान्यता के होंठ को हवा में ही पकड़ क्रूरता से बोला, एक बार ऐसा करने का अंजाम तो देख लिया आपने, आपको क्या भुगतना पड़ा। अगली बार ऐसा कुछ किया आपने तो हम आपके होंठ को नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर के रस को पीना पसंद करेंगे। ये कह अभय मान्यता का होंठ छोड़ बाथरूम चला गया तो अभय को बाथरूम जाता देख मान्यता दौड़ते हुए दरवाजे के पास जा खोलने का कोशिश की, पर दरवाजा बंद था तो वो खिड़की के पास जा खिड़की को खोल बाहर झांकी। मान्यता को ऊंचाई से बहुत डर लगता और अभय का कमरा सबसे ऊंचे मंजिले पर था,
जहां से कोई एक बार गिरे तो उसका हड्डी हड्डी तक भी नजर ना आए। ऊंचाई को देख मान्यता खिड़की को बंद कर मुड़ दीवार से सट जमीन पर बैठ अपने सिर को पकड़ ली। उसका रोने का दिल तो बहुत कर रहा था, पर बचपन से ही उसकी मैडम हमेशा उससे ये कहा करती थी, रोने से इंसान कमजोर होता, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना क्योंकि बड़े होकर तुम्हें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मान्यता ने अपने आंखों से एक आंसू भी नहीं बहाया, वो बस जमीन पर बैठी रही। तभी कुछ वक्त के बाद अभय नहाकर बस तौलिया लपेट अपने कमरे में मान्यता को देख उसके पास जा जमीन में बैठ मान्यता के चेहरे के थूनी को पकड़ बोला, मान्यता आपके पास सिर्फ एक रास्ता ही बचा है, वो भी हमसे गुजर कर जाता। चैप्टर 27 बॉक्स को खोलता देख। मान्यता कोई जवाब ना दे भावहीन तरीके से बैठी रही तो अभय मान्यता के चेहरे को छोड़ अपना कपड़ा बदल कमरे से बाहर जा कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अभय के जाते ही मान्यता अपना शरीर को जकड़ कर बैठ सोचने लगी, वो यहां से कैसे निकलेगी। जब अभय नीचे गया तो सभी अभय को देखने लगे। कल जो हुआ वो बात पूरे महल में रहने वाले लोगों को पता चल गया था, पर किसी के पास अभय के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं था। अभय की बहन भाई जब अभय को आता देखे तो मान्यता के साथ जो कर रहे उससे ना करे ये कहना चाहते थे, पर किसी के पास हिम्मत ही नहीं हुआ। वक्त होते ही नाश्ता लग गया। जिया अपने सहमे दबे आवाज में कुछ कहने को हुई, पर विराज उसके होंठ को पकड़ उससे कुछ कहने से रोक लिया। अभय का गुस्सा अभी नर्क के शैतान की तरह था। अगर उसकी बहन उसके सामने कुछ कहती तो जिया को भी कठोर सज्जा मिलता, और ये विराज होने नहीं देना चाहता, क्योंकि गुस्से में अभय विराज के बातों को भी नहीं सुनता। जिया और बाकी के लोग चुपचाप से अपना खाना खाने लगे, पर अभय नौकर के तरफ देख कठोरता से बोला, हमारे नाश्ते के साथ एक और प्लेट हमारे कमरे में लेकर आए। ये कह अभय अपने जगह से उठ अपने कमरे में जाने लगा। जब अभय सभी से दूर हो गया तो वीर, उदय, जिया तीनों साथ ही सवाल किए, ऐसा क्या हुआ है जिस कारण भाई सा मान्यता के साथ ऐसा कर रहे। विराज अपने ठंडे आंखों से तीनों को देख बोला, आप तीनों को ये जानने का जरूरत नहीं, पर हाँ याद रखेगा आप तीनों कोई ऐसा गलती मत कर बैठेगा जिससे मान्यता को और तकलीफ मिले। विराज के बातों को तीनों अच्छे से समझ गए थे। फिर सभी अपना नाश्ता करने लगे। जब अभय कमरे का दरवाजा खोल अंदर गया तो देखा मान्यता अब भी जमीन पर बैठी है। तभी नौकरानी भी खाना लेकर आ गई। हुकुम सा। जब अभय नौकरानी का आवाज सुना तो अभय नौकरानी को ईशान कर खाना अंदर टेबल पर रखने बोल दिया। फिर नौकरानी खाना रख कमरे को बंद कर चली गई। नौकरानी के जाने के बाद अभय मान्यता के पास जा नीचे जमीन में बैठ उसके सिर पर होंठ रखा तो मान्यता अपना सिर ऊपर कर अभय के होंठ को खुद से दूर कर दी। मान्यता के इस हरकत पर अभय को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अभय अपने गुस्से को काबू कर बोला, मान्यता नाश्ता ठंडा हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाए। अभय के बातों को सुनने के बाद भी मान्यता टस से मस भी ना हुई और ऐसा दिखाए जैसे उसने कुछ सुनना ही ना हो। अभय का गुस्सा अब उसके काबू से बाहर होने लगा। अभय मान्यता के बाजू को पकड़ अपने ठंडे कठोर आवाज में बोला, अगर आप ऐसा चाहती हो कि हम आपको नहा दे तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। अभय का ये बात सुन मान्यता उससे अपने गुस्से से भरे आंखों से देखने लगी तो अभय मान्यता के आंखों को देख उससे अपने बाहों में उठा लिया तो मान्यता छटपटाने लगी, पर अभय मान्यता को छोटी छटपटाती मछली को अपने पंजों में कसके दबोचा हुआ बाथरूम ले जाने लगा। मान्यता को बाथरूम ले जा उससे बाथ टब में फेंक दिया तो मान्यता अभय को गुस्से से देखी, पर अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान्यता का गुस्सा होने से उससे तो वही करना जो वो करना चाहता है। वो मान्यता के करीब जा उसका कपड़ा खोलने को हुआ तो मान्यता अभय को दूर धकेल बोली, हम खुद से कर लेंगे। मान्यता का बात सुन अभय के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो बाथरूम से निकल फोन कर नौकरानी से मान्यता का सारा सामान उसके कमरे में ला देने बोल दिया। कुछ ही वक्त में नौकरानी सारा सामान मान्यता का समेट अभय के कमरे में ले आ रख वहां से चली गई तो अभय मान्यता के बैग को खोल उसके लिए उसका कपड़ा निकालने लगा। तभी उससे एक बॉक्स दिखा, उस बॉक्स को निकाल वो खोलने का कोशिश किया पर बॉक्स नहीं खुल रहा था। मान्यता का नहाने हो गया, पर वो क्या पहन कर बाहर जाए ये सोच ही रही थी। तभी उससे अभय का बाथ ड्रेस दिखा तो वो वही पहन ली, पर वो उससे बहुत ढीला आने लगा तो कपड़े को पकड़ वो जैसे ही बाहर निकली तो अभय को उसका बॉक्स जिसमें जेड पेंडेंट और उसके परिवार का तस्वीर रखा है उस बॉक्स को खोलता देख वो भागते हुए जा अभय के होंठ से अपना बॉक्स छीन ली। उसने अपने कपड़े की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि होंठ हटाने से उसका जिस्म साफ साफ नजर आ रहा।
जब अभय का नजर मान्यता के उभरे हुए गोरे जिस्म पर गया तो उसका शरीर गर्म होने लगा। अभय को उसके खुले जिस्म की तरफ हवस से देखता पा मान्यता झट से अपने शरीर को ढक ली तो अभय अपने नजर को फेर खड़ा हो कमरे के बाहर बने बालिका में जाता हुआ बोला, जल्दी अपने कपड़े पहनो। ये बोल अभय अपने बालकनी में खड़ा हो सिगरेट निकाल पीता हुआ पहले तो मान्यता के गोरे सुंदर जिस्म को याद करने लगा, फिर उसे अचानक से उस बॉक्स पर ध्यान गया तो वो सोचने लगा सिगरेट के कस लेता हुआ, उस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसके वजह से मान्यता इतना घबरा गई। अभय का सिगरेट खत्म हो गया तो वो पीछे मुड़ देखा, मान्यता कपड़ा बदल चुकी थी पर उसने अभय को आवाज नहीं दिया था। ये देख अभय को मान्यता पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो अंदर आ मान्यता का होंठ पकड़ नाश्ते के पास ले जा उससे सोफे पर बैठा खुद भी बैठ प्लेट हटा मान्यता की तरफ प्लेट बढ़ा दिया, पर मान्यता नाश्ता की ओर देख तक नहीं रही थी तो अभय रोटी का टुकड़ा सब्जी में डाल मान्यता की तरफ बढ़ा दिया, पर मान्यता उसके होंठ को हटा खाने के प्लेट को भी जमीन पर फेंक दी। चैप्टर 28 मान्यता को भगाना। अभय गुस्से में मान्यता के चेहरे को पकड़ कठोरता से बोला, आप हमारा इम्तिहान मत लीजिए, समझ आया आपको। मान्यता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभय मान्यता के गाल को छोड़ गुस्से में बिना खाए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर अपने कंपनी जाने के लिए निकलने लगा। अभय को गुस्से में जाता देख विराज भी जाने लगा उसके साथ। अभय को गुस्से में आता देखते ही ड्राइवर अपने कपकपती हाथों से कार का दरवाजा खोलने लगा। जब ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया तो अभय कार के अंदर जा बैठ गया। विराज भी अपना कार ले जाने की जगह अभी अभय के साथ रहना ही सही समझा तो ड्राइवर जल्दी से दूसरे तरफ जा विराज के लिए भी दरवाजा खोल दिया तो विराज भी कार के अंदर जा बैठ गया। फिर ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दिया। पूरा रास्ता विराज बहुत हिम्मत किया कि वो कुछ बोल अभय का बिगड़ा हुआ शैतानों वाला मूड चेंज कर सके, पर विराज के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो शेर के पास खुद बाली का बकरा बन चला जाए तो उसने शांति बनाए रखना ही सही समझा। मान्यता खड़ी हो दरवाजे के पास जा दरवाजे को बहुत जोर जोर से ठोकी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वो खिड़की के पास जा देखी कितने मंजिलों का मकान है। ये देख मान्यता को डर तो बहुत लग रहा था पर खिड़की से हो बाहर जाने के अलावा मान्यता को दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वो फिर अपना बॉक्स से पेंडेंट और परिवार का तस्वीर निकाल अपने पजामा के पैकेट में रख खिड़की से बाहर जाने के लिए खिड़की पर चढ़ी ही थी कि तभी दरवाजा खुलने का आवाज से वो उतर गई। अपने सामने जिया को देख मान्यता जिया को बस गौर से देखने लगी। जिया अपने आसपास बाहर देख जल्दी से कमरे में अंदर जा बोली, मान्यता जल्दी से आप यहाँ से भाग जाइए, हम बहुत मुश्किल से भाईसा के कमरे का चाबी चुराए हैं, अगर भाईसा को ये पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे, इससे पहले आप यहाँ से भाग जाए। मान्यता जिया की तरफ अपने भीगे पलकों से देखी तो जिया मान्यता के आंखों से आंसू पोंछ बोली, आप हमारी दोस्त हो मान्यता, और हम इतने सेल्फिश नहीं कि अपनी दोस्त को मुसीबत में देख छोड़ दे। मान्यता कुछ कहती उससे पहले ही कदमों का आवाज आने लगा तो मान्यता जिया दोनों घबरा गई। जिया ने जल्दी से मान्यता का होंठ पकड़ दरवाजे के साइड में ले गई। जब नौकर दरवाजा खुला देखा तो वो अंदर देखने को आया तो जिया सामने रखे वाश से नौकर से माथे पर मार बेहोश कर दी। ये देख मान्यता जिया से घबराकर बोली, जिया ये। पर मान्यता अपने बात को पूरा कर पाती इससे पहले ही जिया मान्यता का होंठ पकड़ कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, बस बेहोश हुआ है ये, आप घबराए मत मान्यता, अभी आप बस यहाँ से निकलने का सोचिए। जिया मान्यता को महल के पीछे वाले रास्ते से ले जाने लगी, साथ में जिया की सोफी भी जा रही थी। फिर जिया रुक जमीन में बैठ अपनी सोफी से बोली, सोफी आपको क्या करना आपको पता है ना। सोफी ये सुन दौड़ते हुए गार्ड्स को काट भागने लगी, पर विराज के दिए इंस्ट्रक्शन की वजह से कोई ना कोई गार्ड वहां जरूर रहता। ये पहली बार हो रहा था जब जिया का ये प्लान काम नहीं कर रहा था तो जिया को ये सब करता उदय देख लिया था तो वो बचे हुए गार्ड के पास गया। अपने उदय भाई को भी गेट के पास देख जिया बहुत परेशान हो गई, पर उदय गार्ड को अपने बातों में उलझाते हुए जिया मान्यता के तरफ इशारा किया तो ये देख जिया मान्यता दोनों के चेहरे पर खुशी छा गया। फिर मान्यता झट से महल से निकल गई। महल से निकलने में जिया और उदय ने मान्यता का बहुत साथ दिया। आज उनके साथ की वजह से ही वो कामयाब तो हो गई, पर उससे अब जिया और उदय का चिंता सताने लगा। उससे इस बात का डर लग रहा था कहीं उसके कारण अभय अपने भाई बहन को सजा तो नहीं देगा। कमरे में बेहोश नौकर को जब होश आया तो नौकर जल्दी से उठ कॉल लगाने लगा अभय के पास।
जब अभय के पास अभय के कमरे के लैंडलाइन से कॉल आया तो ये देख अभय मीटिंग के बीच में ही सबको शांत रहने का इशारा कर अपना कॉल उठाया। अभय ने जैसे ही कॉल उठाया तो नौकर बोल पड़ा, हुकुम सा। वो लड़की भाग गई। अभय ने कुछ कहा तो नहीं पर उसका आंख नर्क के शैतान की तरह लाल हो गया। जब सभी ने अभय के गुस्से से भरे लाल आंखों को देखा तो सबके माथे से डर के कारण पसीना बहने लगा। अभय गुस्से में फोन जमीन पर पटक खड़ा हुआ तो अभय के गुस्से को देख सभी डर से सिमट गए, यहाँ तक कि विराज भी। विराज को समझ नहीं आ रहा था अब क्या हुआ जो अभय का गुस्सा अचानक से नर्क के शैतान की तरह हो गया। अभय गुस्से में जाने लगा तो विराज भी उसके साथ जाते हुए बड़े हिम्मत से पूछा, क्या हुआ अभय? अभय कठोरता से जवाब दिया, मान्यता भाग गई। विराज हैरान हो गया ये जानकर। जब कमरा बंद था जो बिना चाबी का खुल नहीं सकता, वहां से मान्यता भाग कैसे सकती और इतने ऊंचे महल से खिड़की के रास्ते से जाना नामुमकिन है तो फिर कैसे? ये सोचते ही विराज का शक जिया पर गया। वही है पूरे महल में ऐसी जो मान्यता को भागाने का सोच सकती, क्योंकि जिया भी कई दफा महल से भाग चुकी है और उससे कई रास्ते कई तरीके पता है महल से भागने का। ये सोचते ही विराज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश इन सब में जिया का हौंत न हो, नहीं तो अभय अपनी बहन को इस बार माफ नहीं करेगा उसके गलती के लिए। विराज को इस बात का चिंता सताने लगा। अनजाने सड़कों पर मान्यता चले जा रही थी, उससे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो अब कहाँ जाए क्या करे। तभी अभय का कार मान्यता के सामने से गुजरने लगा पर ना ही अभय का बाहर ध्यान गया और ना ही मान्यता ने ये देखा कि उसके सामने से अभय का कार पार हुआ है। पर विराज का नजर बाहर की तरफ चला गया। वो मान्यता को जब देखा तो चिल्लाते हुए कार रोकने को बोला, रोको। ड्राइवर जल्दी से ब्रेक मारा जिस कारण दोनों आगे की तरफ झुक गए। अभय विराज के तरफ कठोरता से देख बोला, क्या हुआ विराज? अभय के गुस्से को देख विराज के मुंह से सच नहीं निकल पाया। वो कार का दरवाजा खोल बोला, अभय आप घर जा सीसीटीवी कैमरा देखिए, हम बाहर मान्यता का पता लगाते हैं। विराज के बात को सुन अभय को ये ठीक लगा। फिर विराज कार से उतर कार का दरवाजा बंद कर दिया तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। फिर विराज अपने आगे देखा तो मान्यता वहां उससे नहीं दिखी तो दौड़ते हुए वो आगे जाने लगा। सड़कों पर चल रहे लोगों ने जन विराज को देखा तो सभी उसके पास जाने को हुए, पर विराज जब सभी को अपने गुस्से से भरे ठंडे नजरों से देखा तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ। फिर जब विराज आगे बढ़ा तो उससे मान्यता दिखी गई। चैप्टर 29 मान्यता का वापस महल आना। मान्यता अपने ख्यालों में डूबी चले जा रही थी। तभी विराज मान्यता का हॉन्ट पकड़ उससे रोक लिया तो अपने सामने विराज को देख मान्यता घबरा कर अपना हॉन्ट विराज से छुड़ाए तो विराज अपने आसपास के लोगों को अपने तरफ घूरता देख सभी की तरफ मुस्कुराता हुआ देख मान्यता को मुस्कुराता हुआ ही बोलने लगा, ताकि लोग गलत ना समझे, मान्यता क्या आप हमसे कुछ देर कहीं शांत जगह पर चल बात कर सकती? नहीं, अगर आप हमें अभय के पास ले जाने के लिए आए हो तो सोचिएगा भी मत। अब हम आपके अभय के महल में नहीं है, अगर आपने हमारे साथ कुछ भी करने का कोशिश किया तो हम चिल्लाने लगेंगे। ये सुन विराज मान्यता की तरफ देख उसके करीब जा अपने धीमे आवाज में बोला, आपको नहीं जानना आपके परिवार के साथ क्या हुआ था। मान्यता हैरानी से विराज को देखी। विराज मान्यता को ढूंढता हुआ ही अपने ड्राइवर को कॉल कर कार लाने बोल दिया था। मान्यता हैरानी से विराज को देख ही रही थी कि तभी विराज का ड्राइवर कार ले आ गया। ड्राइवर कार से उतर दरवाजा खोलता इससे पहले ही विराज कार का दरवाजा खोल मान्यता की तरफ देख बोला, आप हमारे साथ चलेगा या फिर जिंदगी भर आप अपने परिवार के कातिलों को ढूंढने में बीता दीजिएगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले मान्यता आपको कभी भी सच पता नहीं चल पाएगा। आखिर आपके परिवार के साथ क्या हुआ था, किसने किया था, कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। मान्यता को विराज के कार के अंदर बैठना ही पड़ा। मान्यता को कार के अंदर बैठता देख विराज भी कार के अंदर जा बैठा तो मान्यता विराज की तरफ देख कड़क लहजे में पूछी, आपको कैसे पता चला? हम। विराज ने अपने होंठ पर उंगली रख चुप रहने का इशारा कर दिया। विराज नहीं चाहता था कि किसी को भी मान्यता का सच पता चले, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी, क्योंकि इतने सालों में भले ही उनके परिवार का अस्तित्व नहीं रहा हो पर अब भी लोग इस परिवार को भूले नहीं है। विराज के इशारे की देख मान्यता शांत हो गई, पर वो फिर बोल पड़ी, आप हमें कहाँ ले जा रहे? उसी महल में। विराज मान्यता के सवालों का कोई जवाब ना देते हुए मान्यता के तरफ देख बस मुस्कुरा दिया। विराज के मुस्कान को देख मान्यता उससे गुस्से से देखने लगी।
अभय अपना महल पहुंच चुका था। अभय को वापस आता देख जिया उदय का डर से होंठ पैर कांपने लगा। जब अभय गद्देदार सोफे पर क्रूर महाराजा की तरह बैठा तो उसके छोटे भाई बहन और वहां काम करने वाले सभी लोग उसके सामने आ खड़े हो गए। अभय ने कठोरता से कहा, जिसने भी मान्यता को यहाँ से भागाने में मदद किया है वो सामने आ जाओ, नहीं तो जब हम पता लगाने पर आए तो नतीजा बहुत बुरा होगा। जिया उदय डर से एक दूसरे को देखे, किसी के पास कहने का कुछ हिम्मत नहीं हो रहा था। तभी अभय महल के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को लाने बोला। जब गार्ड सीसीटीवी फुटेज लाया तो उदय का दिल जोरों से धड़कने लगा। सीसीटीवी फुटेज गार्ड ने शुरू कर दिया। जब गेट के पास इशारा करता हुआ उदय अभय को दिखा तो अभय क्रूरता से अपने भाई उदय को देख अपने जगह के उठ उदय के चेहरे पर एक तमाचा खींचकर लगा दिया। जोरदार तमाचे की आवाज से सभी का दिल सहम गया। जब उसके भाई उदय को चाटा पड़ा तो जिया को ये देख बहुत बुरा लगा। अभय ने अपने भाई के गले को पकड़ दबाते हुए अपने ठंडे आवाज में नर्क के शैतान की भांति कठोर लहजे में बोला, हमारे खिलाफ जाने का आप सोच भी कैसे सकते उदय? आपको क्या लगता आप हमारे भाई हो तो हम आपको सजा नहीं देंगे? उदय सा सांस फूलने लगा तो अभय उसके गर्दन को छोड़ अपने गार्ड की तरफ देख बोला, उदय के लिए ट्रेन हायर करो। ये सुनते ही उदय का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अभय के बातों को सुन जिया झट से बोली, भाई सा इसमें उदय भाई का। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही उदय ने जिया का होंठ पकड़ लिया। अभय को बहुत अच्छे से पता था इसमें जिया का भी बराबर का होंठ होगा। अभय जिया की तरफ कठोरता से देख बोला, जिया आपका सज्जा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, इत्तेजार करिए बस। जब अभय ने अपना बात कठोरता से बोला तो जिया ये सुना याद आने लगा अपने भाई का सकत कैसे गलती करने पर अभय उससे हमेशा कड़क सज्जा देता। जब उससे ये सब याद आने लगा तो उसके आंखों में आंसू भर गया। तभी विराज मान्यता के साथ महल आ गया। जब अभय ने मान्यता को आता देखा तो उससे थोड़ा राहत मिला गया। वो मान्यता के पास जा उसके होंठ के बाजू को पकड़ बोला, मान्यता आपने हिम्मत कैसे किया यहाँ से भागने का? अब हम आपको ऐसे जगह रखेंगे जहाँ से आप ना भाग सकोगे, ना कोई आपको भागाने में मदद कर सकेगा। मान्यता अपने मासूम आवाज में प्रभावहीन तरीके से बोली, इसका कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं भागने वाले दोबारा, पर आपको हमारा बात मानना होगा। क्या? मान्यता उदय जिया के हालत को देख बोली, आप अपने भाई बहन को कोई सजा नहीं देंगे? ठीक है, पर आप कभी भी भागने का कोशिश किए तो? मान्यता झट से बोल पड़ी, नहीं करेंगे। अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? अभय के मन में ये बात चलने लगा। कुछ वक्त पहले महल के अंदर आने से पहले जब विराज मान्यता कार से उतरे तो महल के अंदर जाने से पहले विराज ने शर्त रखा, अगर आप अभय से कहेंगे कि आप अपने भाई बहन को कोई सजा ना दे और आप दोबारा भागने का कोशिश नहीं करोगे तो हम आपकी मदद करेंगे आपके परिवार के कातिल को ढूंढने में। इस बात के लिए मान्यता मान गई क्योंकि उसके लिए अभी बस अपने परिवार के कातिल के बारे में जानना जरूरी था। रास्ते में जब विराज अभय के साथ कार में बैठा जा रहा तब और उसका ध्यान मान्यता पर गया तो वो कार से उतर मान्यता के पास जाने वाला था। तभी मान्यता के बारे में जो वो पता लगा रहा था उसका जानकारी उससे मिल गया। ये देख विराज को समझ आ गया उससे कैसे महल में फिर ले जाया जाए, क्योंकि विराज कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती तो नहीं करने वाला, पर उसे जो करना वो कोई भी हाल में वो करके ही रहता। चैप्टर 30 मान्यता राठौड़ परिवार की बेटी है। सुबह से कुछ ना खाने की वजह से मान्यता का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो जैसे ही बेहोश हो जमीन पर गिरने वाली थी वैसे ही अभय मान्यता को अपने बाहों में भर लिया। फिर मान्यता को अपने बाहों में उठा विराज की तरफ अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देखा तो विराज को समझ आ गया विराज को करना क्या है। अभय मान्यता को अपने बाहों में उठाए अपने कमरे में ले जाने लगा। तब तक विराज ने भी जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर दिया। अभय मान्यता को अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर लेटा उसके सामने बैठ उसके मासूम प्यारे खूबसूरत चेहरे को निहारने लगा। पहली बार उससे अपने दिल में मान्यता के हालत को देख दर्द सा महसूस होने लगा। वो मान्यता को प्यार से देख उसके बालों को सहलाने लगा। तभी कुछ वक्त के बाद विराज डॉक्टर को ले अभय के कमरे में आ गया। डॉक्टर कमरे में आ पहले अभय की तरफ देख आदर से अपना सिर झुकाए फिर मान्यता को देखने लगी। मान्यता को इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर अभय से बोली, हुकुम सा कमजोरी की वजह से बस ये बेहोश हुई है, आप इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए।
डॉक्टर के बातों का अभय कोई जवाब नहीं दिया तो विराज फिर डॉक्टर को अपने साथ ले जा बाहर छोड़ दिया। अभय मान्यता के मासूम चेहरे को देखा, फिर खिड़की के पास जा सिगरेट निकाल उससे जलता हुआ सिगरेट के कस लेने लगा। विराज डॉक्टर को बाहर छोड़ जब हॉल में वापस आया तो विराज को देख जिया उदय के चेहरे में फिर से डर छा गया। अभय के बाद विराज ही था जिससे उदय, वीर और थोड़ा बहुत जिया को डर लगता। वीर कभी भी इन दोनों के कांड में शामिल नहीं होता और दोनों से अधिक बुद्धिमान, और साथ ही उसमें ठहराव के साथ साथ अपने अभय भाईसा को भी समझता था वो ऐसे क्यों है। बस एक किस्सा के सामने ही अपना आपा वो हमेशा खो बैठता। विराज दोनों के पास जा अपने गुस्से से भरे लाल आंखों से देख कठोरता से बोला, कहा था ना कुछ ऐसा मत करिएगा जिस कारण आप लोगों के साथ साथ मान्यता को भी भुगतना पड़े। दोनों अपना सिर झुकाए विराज के बातों को सुनने लगे। अगर आज हमें मान्यता नहीं मिलती तो आप दोनों को बहुत अच्छे से पता है आप दोनों को अभय क्या सजा देते। विराज के बातों को सुन जिया बोल पड़ी, हम सह लेते पर हम अपनी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकते। विराज गुस्से में जिया के करीब भूखे शेर की जाने लगा तो जिया अपना कदम पीछे करने लगी। विराज गुस्से में चिल्ला कर बोला, उदय वीर आप दोनों यहां से जाए। विराज के गरजने से जिया का कदम रुक गया। दोनों चुपचाप से वहां से चले गए तो फिर विराज जिया के करीब जा उसके बाजू को पकड़ अपने करीब कर कठोरता से बोल, आप सच में सहना चाहती थी अभय का गुस्सा? याद है ना पिछली बार आपको अभय ने जंगल के बीचों बीच बने अंधेरे खंडर कमरे में छोड़ दिया था, वो भी 1 महीना रहने के लिए। अगर हम नहीं आते तो 1 महीने तक आप वहां कैसे रहती जिया बताए। जिया से कुछ नहीं कहा गया। वो जगह को याद करते ही जिया के चेहरे का डर बढ़ गया। जिया के चेहरे पर बढ़ते डर को देख विराज बोला, आप तो उस जगह को याद करते ही डर गई, दोबारा वहां जा कैसे झेलती आप? सोचो जिया, अगर उस रात हम नहीं आते, अगर हम अभय को नहीं मानते तो आप 1 महीना उस जगह पर कैसे बिताती जहां आपको हर पल अपने मौत का डर सताता। जिया विराज का दूर धकेल जवाब दी, हम मर जाते उस जगह पर उस दिन, और ये होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ होता, ना फिर हमें कभी अपने भाईसा को झेलना पड़ता, ना इस महल के बनाए रूल्स को। ये जवाब सुनना चाहते हुए भी विराज का होंठ जिया पर उठ गया तो जिया के आंखों से आंसू बहने लगा। विराज को जिया पर होंठ उठा बुरा तो बहुत लगा, पर उसने फिर जिया की तरफ देख शांति से बोला, अभय आपसे, उदय वीर से बहुत प्यार करते, इसलिए आप तीनों को हर खतरे से दूर रखने के लिए वो हर दिन कई खतरों का सामना करते, पर ये आप समझ नहीं पाओगी जिया। आपको अपने भाईसा का बस बुराई दिखता, पर उस बुराई में छिपा आप लोगों के लिए प्यार कॉन्सर्ट आपको कभी नहीं दिखेगा। और हाँ, उस दिन हम अभय को मनाए नहीं थे आपके सज्जा को खत्म करने के लिए, बल्कि अभय ने हमें ऐसा कहने को कहा था ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके भाईसा आपको माफ कर दिए है। ये कह विराज वहां से चला गया। जिया अपने गाल पर होंठ रख रोने लगी। विराज जिया से दूर जा अपने होंठ को सीढ़ी के पास जा जोर का मारा, जिस कारण विराज के होंठ में चोट लग गया, पर उससे दर्द अपने होंठ में आए चोट का नहीं बल्कि जिया पर पहली बार होंठ उठाने का हो रहा था। विराज फिर अपने दिमाग को शांत कर अभय के कमरे के पास जा बिना दरवाजा खटखटाया खुला दरवाजा देख अंदर जा अभय के पास जा खड़ा हो गया। परेशान होने के कारण अभय अब तक 12 सिगरेट पी चुका था। ये देख विराज अभय के मुंह से सिगरेट निकाल बोला, अभय डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने से मना किया है। अभय फीकी मुस्कान के साथ आसमान को देख बोला, क्या ही फर्क पड़ता मैं कितना भी सिगरेट पी लूं, मौत तो कभी मिलता नहीं। अभय आप ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? क्या करूं तो विराज, जिस से मैं प्यार करता उसके नजर में बस हम एक बुरा इंसान बनकर रह जाते। हमारी दादी सा, माँ सा, भाई बहन, अब मान्यता सब हमें बुरा इंसान समझते, सबके नजर में हम बस एक जागता शैतान है। अभय के मन का बोझ विराज साफ समझ पा रहा था। अभय ने बचपन से ही सबका नफरत झेला है, बस अपने पिता के कारण, पर अगर अभय को ये पता चल गया मान्यता राठौड़ परिवार की बेटी है तब क्या होगा? विराज ये सच अभय से छुपाना नहीं चाहता था, पर वो अगर ये सच बता दिया तो अभय क्या करेगा ये सच जानने के बाद? और अगर ये राज मान्यता का अभय को बाद में पता चला तो वो इससे संभालेगा कैसे? और ये सच मान्यता के सामने कभी नहीं आना चाहिए, इसके लिए अभय को मान्यता का सच पता होना जरूरी है। सॉरी मान्यता, हमें अपना वादा तोड़ना पड़ रहा, पर जो सच सब बर्बाद करके उससे सामने हम कभी नहीं आने देना चाहते। विराज को कुछ ना कहता देख अभय विराज की तरफ देखा, अभय को खुद की तरफ देखता पा विराज बोला, अभय एक सच है मान्यता का जो हमें आज ही पता चला। क्या?
विराज के लिए ये बताना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी उसने अपने आप में हिम्मत ला बोला, अभय, मान्यता राठौड़ परिवार की सबसे छोटी बेटी है जिसके जन्मदिन के जश्न के दिन उनके परिवार का नाश हुआ था। चैप्टर 31 हमें मैडम मत बुलाए। ये जान अभय का चेहरा कठोर हो गया, साथ ही उसके चेहरे का हर रंग उड़ गया। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अतीत उसके सामने ऐसे आ खड़ा हो जाएगा। ये बात सुन अभय झट से बोल पड़ा, मान्यता को कभी पता नहीं चलना चाहिए विराज की उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। फिक्र मत करिए अभय, मान्यता को अब वही पता चल पाएगा जो हम उन्हें पता चलने देंगे। विराज के बातों को सुन आखिरी सिगरेट जो अभय पी रहा था उससे बुझाकर विराज की तरफ देख बोला, विराज, अब आपको अपने सत्ते पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कारण। अभय इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही विराज अभय के कंधे पर हाथ रख बोल पड़ा, अभय, आपके कारण ही आज हम यहाँ हैं। आपके कारण ही हमारे अंदर ये जज्बा आया है कि हम अपने सत्ते को वापस पा सकते। आपको तो याद ही होगा ना अभय, जब बचपन में हमारे पिता हमारी माँ के मरते ही दूसरी शादी कर लिए थे, वो भी उसे औरत से जिस औरत के कारण हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तब हम अपना घर छोड़ भाग गए। पहली बार अकेले बाहर जाने की वजह से हम खो गए भीड़ में, तभी हमें उन गुंडों ने पकड़ लिया। अगर आप वक्त पर नहीं आए होते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, किस हालत में होते। हमें तो सच भी पता नहीं चल पता हमारे पिता ने उस डायन से शादी क्यों किया। जब आप हमारे लिए कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं किए तो ये सत्ता और सत्ते को पाने के लड़ाई में अगर हम थोड़े पीछे भी चले जाते हैं तो हमें कोई हर्ज नहीं। वैसे भी हमें बखूबी पता है जब चुनाव होगा तब आप हमें कभी हारने नहीं दोगे। आपको हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा विराज, आप हमारे बिना ही जीत जाओगे। आपके सौतेले भाई में इतना काबिलियत नहीं है कि वो आपको हरा सके। विराज से टक्कर लेना इतना आसान नहीं। ये सुन विराज मुस्कुरा दिया तो अभय विराज की तरफ देख आगे बोला, अब आप आराम करिए जाकर, कल से आपको बहुत मेहनत करना। हाँ अभय, इतना कह वो सोने के लिए जाने लगा। जब विराज जा रहा था तो उससे जिया का ख्याल आया तो वो उसके कमरे के पास गया तो देखा कमरे का लाइट अब भी जला हुआ है। ये देख विराज दरवाजा खटखटाना तो चाहा पर वो फिर ना दरवाजा खटखटा, सोने चला गया। अभय मान्यता के पास जा मान्यता के माथे को चूम सोफे पर जा लेट गया। सुबह का वक्त, जब मान्यता का नींद खुला तो वो अपने आप को अभय के बिस्तर में पाए तो वो झट से उठी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और बस कमर में तौलिया लपेटे अपने भीगे शरीर के साथ अभय बाथरूम से बाहर निकला तो उससे कुछ ना पहना देख मान्यता अपने नजरों को उसके तरफ से फेर बोली, आपको शर्म नहीं आता लड़की के सामने ऐसे आते हुए? नहीं, वैसे हमें लड़कियां ऐसे देखने के लिए मरती है, पर हम उन बेवकूफ लड़कियों में से नहीं है। जब मान्यता ने ये कहा तो अभय मान्यता के पास जा अपने सेडेक्टिव आवाज में मान्यता के कान के पास जा बोला, हमें पता है, इसलिए तो आप हमें इतनी खास लगती हो। ये कहते वक्त अभय के बालों से गिरता पानी सीधा मान्यता के शरीर में जाने लगा तो उसके शरीर में अचानक से कुछ हाल चाल हुआ तो वो झट से अभय के तरफ देख उसके छाती पर अपना दोनों हाथ रख उससे खुद से दूर धकेल दी। ये करने के बाद जब मान्यता अपनी नज़र उससे फिर फेर कर बैठ गई तो अभय मान्यता का हाथ पकड़ अपनी और खींच उसका चेहरे पकड़ अपने आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, मान्यता आप तैयार हो जाए, आप हमारे साथ कंपनी चल रही हो तो आपके पास तैयार होने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। अभय प्रताप सिंह, हम आपकी नौकर नहीं है, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। यहाँ रह आपका चेहरा रोज रोज देखना हमारी मजबूरी है। तो मान्यता कब तक आप इस मजबूरी में जीना चाहती? जब तक हमें यहाँ से आज़ाद होने का रास्ता ना मिल जाए। आज़ाद तो हो गई थी आप, फिर क्यों लौट कर आए आप? इस सवाल का जवाब देना हम आपको जरूरी नहीं समझते। मान्यता के जवाब को सुन अभय उसका होंठ छोड़ बोला, नीचे आ जाए वक्त पर खाने के लिए, नहीं तो ना खाने पर आप हमसे कैसे लड़ोगे अपना आज़ादी पाने के लिए। ये कह अभय कमरे से बाहर जाने लगा तो मान्यता जल्दी से अपने कपड़े निकाल अपना पेंडेंट और तस्वीर बॉक्स में ही रख नहाने चली गई। नहाते वक्त वो खुद में ही बोली, अब तो बहुत अच्छे से खाएंगे हम अभय प्रताप सिंह, हमें सच भी जानना और अब आपसे लड़ आपको हरा दुनिया वालों के सामने आपका असली चेहरा भी तो लाना है, बहुत मेहनत करना है अभी हमें, इसके लिए तो हमें अपने शरीर को पौष्टिक रखना जरूरी है। ये कह मान्यता जल्दी से नहाकर कपड़ा पहन अपने बालों को बिना सुखाए नीचे जाने लगी। खाना का वक्त हो चुका था पर फिर से मान्यता के वजह से 4 मिनट लेट हो चुका था।
जब मान्यता नीचे आ डाइनिंग टेबल के पास जा जिया के बगल में जा बैठी तो अभय का आंख गुस्से से लाल हो गया। मान्यता किसी की परवाह किए बिना कि कोई खा रहा कि नहीं, वो लेट आए है उसके वजह से सब उसका इंतजार कर रहे, ये सबको वो हटा अपना प्लेट सीधा कर अपना खाना लगाने को हुई तो नौकरानी आगे आ बोली, मैडम हम। इससे आगे वो कुछ कहती कि मान्यता कटोरा उठा अपना खाना लेते हुए बोली, हमें मैडम मत बुलाए, हमारा नाम मान्यता है, आप हमें मान्यता या मन्नू बुला सकते। नौकरानी ने कुछ नहीं कहा। आज पहली बार हुआ था कि अभय के थाली में खाना लगने से पहले किसी और के थाली में लग रहा था। मान्यता अपना खाना लगा, खाना शुरू भी कर दी। अभय ने बिल्कुल भी नहीं टोका, जो उससे करना है वो उससे करने दे रहा है। अभय के लिए अभी बस इतना जरूरी है कि मान्यता अच्छे से खाना खाए ताकि फिर से वो बीमार ना पड़ जाए। अभय को अब तक शांत देख विराज, जिया, उदय, वीर चारों हैरान थे। नौकरानी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो खड़ी हो गई तो अभय अपने कठोर आवाज में बोला, मान्यता ने अपना खाना लगा लिया है तो क्या अब आप हम सबको खाना परोसेगा? जी हुकुम सा। ये कह नौकरानी जल्दी से खाना उठा सबके प्लेट में खाना डालने लगी। खाना डालने के बाद सभी अपना खाना खाना शुरू कर दिए। खाने के पूरे वक्त अभय का ध्यान बस मान्यता पर था। चैप्टर 32 कॉलेज फॉर्म। तभी जिया खाते वक्त बोल पड़ी, भाई सा खाने के बाद हम आपसे कुछ बात करना चाहते। ठीक है, अभय ने कठोरता से जवाब दे दिया। अभय का गुस्सा अब तक अपने भाई बहन के लिए शांत नहीं हुआ था। खाना खत्म करने के बाद मान्यता किसी की परवाह किए बिना अपने जगह से उठ जाने लगी। आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था, भले ही किसी का खाना खाने पहले ही खत्म हो जाए पर उठते तभी थे जब सबका खाना खत्म हो जाया करता था। मान्यता में आए बदलाव को देख वहां मौजूद सभी हैरान रह गए, अभय को छोड़कर। अभय जब पहली बार मान्यता को देखा था, जब उसके कार के मान्यता की स्कूटी का टक्कर हो गया था, तभी वो समझ गया था कि मान्यता बिल्कुल उसके जैसी है, किसी की ना सुनने वाली, बस अपने मन का करने वाली। पर अभय हर चीज का दायरा रखता अपने लिए, पर मान्यता आजाद पंछी है, वो हमेशा अपने दायरे को पार करना चाहती। मान्यता हॉल के सोफे के पास ही बैठ हॉल में लगे टीवी को ऑन करने बोली नौकरानी से, तो नौकरानी टीवी ऑन करने की जगह डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगी। तो मान्यता चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोली, ताकि हॉल से कुछ दूरी पर बने डाइनिंग टेबल तक उसका आवाज साफ साफ जाए, हमसे हमारा फोन छीन लिया गया है, अब हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी नहीं देख सकते क्या? मान्यता को कोई जवाब नहीं मिला शांति के अलावा, तो मान्यता फिर चिल्लाई, क्या फायदा, सब कुछ होने का यूज तो कोई करता नहीं, गरीबों में बंटवा दो ताकि कुछ गुनाह तो माफ हो जाए। अब भी शांति ही मान्यता को मिला। मान्यता के हरकतों को देख देख कर उदय, वीर, जिया, विराज चारों अभय को देखने लगे, पर अभय मान्यता के चीखने चिल्लाने को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कोई हो ही ना। वो अपना खाना खत्म कर सबके तरफ देखा जो उससे ही घूर रहे थे, तो अभय अपने कड़क आवाज में बोला, अगर सबका खाना खत्म हो गया हो तो सब अपने अपने काम में लग जाए, और अगर कोई काम ना हो तो कह दो, हम आप लोगों को काम दे देते हैं। काम के नाम से उदय सबसे पहले उठ गया जाने के लिए, तो उसके साथ वीर भी उठ चला गया। फिर विराज भी उठ बोला, ठीक है अभय हम जा रहे। ठीक है, विराज भी चला गया। अब बची जिया, तो जिया को देख अभय बोला, आइए आप हमारे साथ। जी भाई साहब। फिर जिया अभय के पीछे पीछे चल दी। पहले तो अभय स्टडी रूम जाने को सोचा था, पर मान्यता को हॉल में अकेला बैठे देख वो उसके बगल में जा बैठा। जिया सामने में ही खड़ी हो गई। अभय को अपने बगल में बैठा देख मान्यता उससे दूर हो बोली, हमारे नजदीक बैठने का दोबारा जुर्रत भी मत कीजिएगा, नहीं तो। अभय मान्यता का होंठ पकड़ खुद की ओर खींच बोला, नहीं तो क्या? मान्यता अपने आप को अभय से छुड़ा बोली, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे और हमें इसका अफसोस भी नहीं होगा। ये बोल मान्यता उठ जाने लगी, तो अभय मान्यता को जाता देख मुस्कुराने लगा। अभय के चेहरे में जिया पहली बार मुस्कान देखी, जबकि मान्यता ने उसके भाईसा से इतने रूडली बात करते हुए मारने का भी धमकी दिया। फिर भी जिया को अपने और आश्चर्य से देखता पा अभय अपने कोल्ड ऑरा में आ पूछा, क्या बात करना था आपको? भाई साहब हम एमबीए करना चाहते। ठीक है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना? जिस भी कॉलेज में आप बोलिए भाई साहब। ठीक है। ये बोल अभय जाने वाला था, तभी जिया बोल पड़ी, भाई साहब पर एडमिशन हर कॉलेज का बंद हो चुका है। अभय अपने बहन का बात सुन रुक बोला, आपको एमबीए करना था तो आपका रिजल्ट जब आ गया था तब आपने हमें क्यों नहीं बोला था? हम उस वक्त कंफ्यूज्ड थे थोड़ा, हमें आगे क्या करना।
अभय ठंडी सांस लेता हुआ बोला, ठीक है, आप फिक्र मत करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बोल अभय चला गया। जिया को एमबीए करने में कोई दिलचस्पी नहीं था। उससे तो पढ़ने में ही कोई दिलचस्पी नहीं था, पर पढ़ाई के नाम से ही उससे बस थोड़ा बाहर निकलने को मिल जाएगा, इसलिए उसने एमबीए करने का सोचा। पर उससे बाहर देश में जाकर एमबीए करना था, पर इसके लिए उसके भाई साहब कभी भी नहीं मानते, तो इसलिए उसने देश से बाहर जाने का बात कहा ही नहीं। बाकी बात रहा राजस्थान का, तो इस शहर के बेस्ट कॉलेज में उसके भाई साहब जरूर एडमिशन करवा देंगे, भले एडमिशन का डेट पार ही क्यों ना हो गया हो, क्योंकि पूरा राजस्थान उसके भाई साहब के कंट्रोल में जो है। मान्यता ऐसे बैठे तो रह नहीं सकती, वो कमरे में बैठे बैठे सोच रही थी वो क्या करे, कोई तो रास्ता होगा ही। हम विराज पर भरोसा नहीं कर सकते, वो भी तो उस दिन अभय के साथ थे और दोनों के दोनों राज्य परिवार से होने के साथ अच्छे दोस्त भी हैं। हम अगर इन दोनों के खिलाफ जाने की कोशिश किए तो पूरा राजस्थान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये चार शाही परिवार पूरे राजस्थान के लिए भगवान के बराबर है। हमारा परिवार भी तो शाही परिवार में आता। क्या हमारे पिता भी खूनी थे? नहीं, मान्यता मैडम ने कहा था हमारे पिता बहुत अच्छे राजा थे। वो इन दो शाही परिवार के राजा अभय प्रताप सिंह और विराज रावत की तरह नहीं होंगे। इन दो शाही परिवार के अलावा दो और शाही परिवार है, वो दो परिवार कैसे होंगे? मान्यता खुद में ही खोवे खुद से बातें कर रही थी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ, तो मान्यता दरवाजे की तरफ देख पूछी, कौन है? मान्यता, हम। जिया का आवाज सुन मान्यता जिया को अंदर आने बोल दी, अंदर आ जाए जिया। जिया दरवाजा खोल अंदर जा मान्यता के पास जा खड़ी हो गई। मान्यता बिस्तर पर बैठी थी, वो अपना हाथ बिस्तर पर थप थपाते हुए बोली, बैठ जाए जिया। जिया कभी अपने भाई साहब के कमरे में भी नहीं आती थी। मान्यता के आने के बाद वो कितने सालों बाद मान्यता को कमरे से निकालने के लिए आई थी, बस अभय के कमरे में और फिर आ जाए है। अंदर आने तक तो ठीक है, पर अपने भाई साहब के बिस्तर में बैठना, ये करना जिया के लिए बहुत मुश्किल है। नहीं मान्यता, हम ठीक है, हमें बस आपसे ये पूछना था आप वापस क्यों आए? जिया, अगर हम नहीं आते तो आपके भाई साहब आपको उदय को सज्जा देते। जब विराज ने हमें ये बताया तो हमसे भागा नहीं गया। विराज ने आपके साथ जबरदस्ती किया था क्या? नहीं जिया, वो तो हमें ऑप्शन दिए थे, हम उनके साथ जाना चाहते हैं कि नहीं, हम अपने मन से आए हैं वापस। मान्यता, आप अचानक से इतना बदल कैसे गई? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? आपको जानने का जरूरत नहीं जिया। अभय का कठोर आवाज सुन जिया डर से जम गई। जिया के चेहरे पर आए डर को देख मान्यता खड़ी हो जिया का हाथ पकड़ ली ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। अभय कमरे के अंदर जा जिया की तरफ कॉलेज का फॉर्म बढ़ाते हुए बोला, अपने कमरे में जा इस फॉर्म को भर लीजिए। जिया के हाथ कप कपा रहे थे बढ़ाते वक्त, तो मान्यता अभय के हाथ से फॉर्म ले जिया के हाथ में देते हुए बोली, आप ठीक हो जिया? हाँ, ये बोल अपना हाथ बड़ा फॉर्म ले दूसरे हाथ को मान्यता के हाथ से छुड़ा बाहर चली गई। जिया को डरा हुआ देख मान्यता गुस्से में अभय के तरफ देख बोली, अभय प्रताप सिंह, आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं, हम आपकी बहन को कुछ भी नहीं बताने वाले, तो प्लीज उन्हें डराना बंद कर दे। अभय मान्यता के बात को इग्नोर कर फॉर्म बढ़ा दिया। ये क्या है? मान्यता फॉर्म देख पूछी तो अभय मान्यता का हाथ पकड़ उसके हाथ में फॉर्म रख बोला, आप पढ़ाई में अच्छी हो, आपको अपना वक्त ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एमबीए करना मान्यता का भी सपना था, पर एमबीए का फीस बहुत ज्यादा होने के कारण मान्यता कभी एमबीए करने के बारे में सोची नहीं। जब उसके हाथ में जिस कॉलेज में वो जाना चाहती थी उसका फॉर्म अभय रखा तो वो फॉर्म को कुछ देर तक देखती रह गई, पर आखिर में उसने फॉर्म को अभय की तरफ बढ़ा बोला, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ये एहसान नहीं है मान्यता, हमें बहुत अच्छे से पता है ये आपका ड्रीम कॉलेज है। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा स्टडी करने के साथ बस हमारी बहन जिया का ख्याल रखें। अभय का बात मान्यता को बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो अभय आगे बोल पड़ा, हम आपको वहां एडमिशन अपनी बहन की वजह से लेने बोल रहे। हमारी बहन नादान है, उन्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो आगे का पढ़ाई बस अपने आजादी को पाने के लिए कर रही। आपको डर नहीं अगर हम भाग गए तो? मान्यता, इतना आसान नहीं, आप जहां जहां जाओगी बस हमें ही पाओगी। मान्यता क्रूरता से अभय को देखी तो अभय बस मुस्कुरा दिया। अभय प्रताप सिंह, आप अपनी बहन की जिम्मेदारी अपने दुश्मन को दे रहे। हाँ, क्योंकि आप बस हमें नुकसान पहुंचाना चाहती, हमारी बहन को नहीं।
ये कह अभय कमरे से बाहर जाते हुए बोला, अगर आप नहीं जाना चाहती कॉलेज तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पर कॉलेज जाने में आपका ही फायदा है। पहला, आप बोर नहीं होंगी, दूसरा, हमसे दूर रह हमें बर्बाद करने का आप आराम से सोच पाएगी। चैप्टर 33 अनटाइटल्ड चैप्टर। ये कह अभय चला गया। मान्यता अभय को जाता देखने लगी। जब वो उसके आंखों से दूर हो गया तो मान्यता फॉर्म देख बोली, आखिर अभय करना क्या चाहता? क्या सच में कॉलेज भेजने के पीछे बस उसकी बहन रीजन है, या फिर वो जानना चाहता हमारे बारे में? पर विराज को हमारे बारे में पता चल चुका है। ऐसा तो नहीं, विराज ने बता दिया है हमारे बारे में? अगर ऐसा है तो हमें अभय विराज दोनों से सावधान रहना होगा। मान्यता खुद में पूरी तरह से उलझी हुई थी। अभय फॉर्म देने के बाद कंपनी जाने की जगह अपने स्टडी रूम में जा सोफे पर बैठ गया। फॉर्म देने के पीछे अभय का बस यही मकसद था कि मान्यता अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। इस बीच अगर मान्यता भागने की भी कोशिश करती है तो वो अभय के नजरों से दूर नहीं जा पाएगी। पर मान्यता अब भागेगी ही नहीं, क्योंकि उससे अपने परिवार का सच जानना और ये सच अभय कभी भी मान्यता के सामने आने नहीं देगा। और जब तक मान्यता के सामने सच नहीं आ जाता वो कभी भी अभय से दूर जाने का सोचेगी ही नहीं। मान्यता कमरे में बैठे फॉर्म को भरने लगी। जब उससे अपना पढ़ाई कोई भी रीजन से कारण पूरा करने को मिल ही रहा था तो मान्यता ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। और वो जितना इस परिवार से दूर रहेगी, मान्यता अपने दिमाग को उतना ही चला पाएगी अपने परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में जानने के लिए। मान्यता अपने फॉर्म को भर रही थी, तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। जब मान्यता अपने फॉर्म को भर अपना सिर उठा देखी तो सामने वीर खड़ा था। वीर कमरे के अंदर आए बिना ही मान्यता से दरवाजे के पास खड़े हो बोला, मान्यता जी, अगर आपका फॉर्म भरना हो गया हो तो हमें दे दे, भाईसा ने मंगवाया है। मान्यता फॉर्म को आखिरी बार देखी, फिर उठ वीर के पास जा फॉर्म अपने हाथ में ही पकड़े पूछी, वीर आपके भाईसा कहाँ है? स्टडी रूम में। हम उन्हें ये फॉर्म खुद ही दे देंगे, क्या आप हमें स्टडी रूम का रास्ता बता सकते? जी मान्यता, चले हम आपको उनके पास ले जाए। ठीक है। ये कह मान्यता वीर के साथ जाने लगी। तभी जाते वक्त वीर को टिस्सा दिखी जिया के कमरे की, और जाते हुए तो वीर मान्यता की तरफ देख बोला, मान्यता सीधे जाकर लेफ्ट चले जाएगा तो आपको स्टडी रूम मिल जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें जाना पड़ रहा। कोई बात नहीं वीर। वीर फिर भागते हुए जाने लगा तो मान्यता वीर के बताए डायरेक्शन में जाने लगी। वीर टिस्सा के पास जा उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा तो टिस्सा अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी, पर वीर टिस्सा का होंठ नहीं छोड़ा। तभी उदय नीचे से ऊपर आ रहा था। दोनों को साथ देख उदय बोल पड़ा, उफ क्या बात है, कॉलेज का प्यार लगता है आगे बढ़ रहा। टिस्सा अपना होंठ झटक उदय को गुस्से में देख बोली, हमारे और वीर के बीच कुछ नहीं। वीर टिस्सा के आंखों में देख पूछा, सच में टिस्सा? हाँ। टिस्सा का जवाब सुन वीर कठोरता से बोला, मतलब है टिस्सा, तब तक मतलब है जब तक आप अपने आप को सही साबित नहीं कर देती। आपके पास सिर्फ 2 दिन बचा है। आप 2 दिन में अगर खुद को सही साबित नहीं किए तो आपको वही करना होगा जो हम आपको बोलेंगे करने। ठीक है। ये कह टिस्सा गुस्से में वहां से चली गई तो वीर भी गुस्से में जाने लगा। दोनों का युद्ध देख उदय दोनों के बीच कुछ न कहना सही समझा। मान्यता स्टडी रूम तो पहुंच गई, पर अंदर जाने की जगह वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अभय को एहसास हुआ जैसे कोई हो दरवाजे पर उसने इग्नोर कर अपना काम करना जारी रखा। मान्यता ये दिखाती जरूर थी कि उससे अभय के ऑरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर जब भी अभय का कठोर ठंडा आंख उसके ओर देखता तो उसका शरीर डर से जमसा जाता। अपने मन को शांत कर अपने आंखों में आ रहे डर को दूर कर बड़े हिम्मत के साथ मान्यता दरवाजा खटखटाई तो तभी मान्यता को अभय का ठंडा आवाज सुनाई दिया, अंदर आ जाओ। अभय का ठंडा आवाज सुन मान्यता धीरे से दरवाजे को खोली। जब दरवाजा खुला तो मान्यता को अभय का कठोर ठंडा आंख दिखा जो उसके और ही देखे जा रहा था। मान्यता अपनी नजरें बिना झुकाए अभय के आंखों में देखते हुए अंदर आने लगी। मान्यता पहली लड़की थी जो अभय के आंखों में देखने का हिम्मत रख पाती थी। अभय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने नजरों पर कि सच में मान्यता खुद से उसके पास आए है। मान्यता अभय के पास जा खड़ी हो फॉर्म आगे बढ़ा बोली, हमने सब कुछ भर दिया है स्ट्रीम छोड़कर। अभय मान्यता को बस अपने कठोर आंखों से देखने लगा तो मान्यता आगे बोल पड़ी, जिया जो भी स्ट्रीम चुनने आप हमारा स्ट्रीम भी वही भर देना। क्यों, आपको कोई दिलचस्पी नहीं? पढ़ाई में हमें बहुत दिलचस्पी है, इसलिए तो कह रहे जो जिया ले वही हम लेंगे।
क्योंकि पढ़ाई हमें खुशी देता है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता स्ट्रीम क्या है, क्योंकि कुछ भी स्ट्रीम चुनो, हम जो करना चाहते उसके लिए डिग्री मैटर नहीं करता, जज्बा मैटर करता है। मान्यता का जवाब सुन अभय के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराता हुआ बोला, पर हम पढ़ते वही है जिसमें हमारा मन लगे। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते दिल से पढ़ते तो हमारा मन फिर खुद ब खुद लग जाता। ये बात आप नहीं समझोगे अभय प्रताप सिंह, क्योंकि आपके पास तो दिल ही नहीं। ये बात सुन अभय का चेहरा कठोर हो गया तो वो मान्यता के होंठ से फॉर्म ले बोला, हाँ हमारे पास दिल नहीं, पर फिर भी हम हर स्ट्रीम में सभी से आगे आ सकते बिना पढ़ाई में दिल लगाए। अभय के बातों का जवाब मान्यता अभय के आंखों में देख बोली, आप सिर्फ जीतना चाहते, भले रास्ता सही हो या गलत, जो आप करते उससे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगा, भले ही आप जीत क्यों ना जाओ, पर जिस दिन आप कोई काम दिल से किए तो आपको समझ आएगा जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही तरीके से अपना काम करना। अगर सही तरीके से किए काम में आप जीत हासिल ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट आपका मन शांत जरूर रहेगा, पर गलत काम करने से आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। अभय प्रताप सिंह पढ़ाई की बातों की जगह अब मान्यता अभय को उसके किए का सुनाने लगी। फिर अपने बात को कहने के बाद मान्यता स्टडी रूम से बाहर जाने लगी। अभय बस मान्यता के बातों को दिमाग में चलाते हुए मान्यता को स्टडी रूम से जाता देखने लगा। मान्यता के जाने के बाद अभय कठोरता से बोला, मान्यता ये दिल ही है जिसके कारण हम आपके सामने हमेशा हार जाते, आपके कहे हर बात को सुन लेते। आपके जगह आज हमारे सामने कोई दूसरा अपनी आवाज ऊंचा किया होता तो उससे उसका सज्जा मिल चुका होता, पर हमारे अंदर भी एक दिल है जो आपसे प्यार करता, और यही दिल के कारण हम अपने आप को आपके सामने हारा हुआ महसूस करते हैं। काश आप हमारे दिल का हाल समझ पाती कि आपके कड़वे बातों से हमारा दिल कितना दुखता है। मान्यता, आपके दिल में जो हमारे लिए कड़वाहट है उससे महसूस कर हमें बहुत बुरा लगता। ये कह अभय सिगरेट निकाल सिगरेट को जला सिगरेट के कस लेने लगा। चैप्टर 34। रात का वक्त। मान्यता बिना कोई खौफ का आराम से गहरे नींद में सो चुकी थी। तभी शराब के नशे में अभय कमरे का दरवाजा खोल अंदर गया। मान्यता को अपने बिस्तर पर आराम से सोया देख अभय मान्यता के पास जा उसके चेहरे पर आ रहे बाल को अपने पतली उंगली से मान्यता के बाल को कान के पीछे करने लगा। तभी अभय के छुवन के कारण मान्यता का नींद टूट गया। वो जल्दी से अभय से दूर जा अभय को गुस्से में घूरने लगी तो अभय उसके करीब जा उसके चेहरे पर होंठ रख बोला, मान्यता हम इतने भी बुरे नहीं कि आप हमसे हमेशा दूर चली जाती। मान्यता अभय का होंठ अपने चेहरे से झटक घबराते हुए बोली, आप नशे में हो, प्लीज आप यहाँ से जाओ। नशा? मान्यता नशा में हम तो है, पर शराब का नहीं आपका। आप हमारे जिंदगी में जाम बनकर आए हो, बिना पिए ही आपका नशा हमें चढ़ जाता। ये बोल अभय मान्यता का होंठ पकड़ अपने करीब खींच कसके पकड़ मान्यता के लाल होंठों को देख बोला, जब हम आपको पिएंगे तब तो हम इस नशे में खुद को पूरी तरह डूबने से रोक ही नहीं पाएंगे। मान्यता अभय को खुद से दूर करने की कोशिश में कहने लगी, आप खूनी के अलावा भी गिरे हुए घटिया इंसान हो। मान्यता का ये बात सुन अभय उसके कान में जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, हाँ है, क्या कर लीजिएगा। मान्यता अभय को खुद से दूर धकेल बोली, हम आपको बर्बाद करके रख देंगे। कैसे मान्यता? मान्यता गुस्से में अभय को घूरते हुए बोली, आपकी सच्चाई दुनिया वालों के सामने लाकर। अभय जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा, कैसे लाओगी मान्यता आप हमारा सच्चाई दुनिया वालों के सामने? हम यहाँ रहने वाले इंसान के लिए उनके राजा है, कोई भी हमारे खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं कर सकता। अभय के इस बात को सुन मान्यता बोल पड़ी, आप इस जगह के राजा हैं तो हम भी इस जगह की रानी है। अच्छा, हाँ हम राजकुमारी मान्यता राठौड़ हैं। जितना मान सम्मान आपको मिलता है इस जगह पर, जब हमारी असलियत सब जानेंगे तो वही मान सम्मान हमें मिलेगा। फिर हम आपका असलियत सबके सामने ले आएंगे कि ये इंसान इस जगह का राजा बनने के लायक नहीं है, ये बस लोगों का जान लेना, जनता और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना। राजकुमारी मान्यता? अभय मान्यता का नाम लिया तो मान्यता गुस्से से देख अभय से बोली, हमें पता है, हमें यहाँ कैद करने का मकसद बस यही होगा कि आप हमारी सच्चाई जान चुके हो। जब आप हमारी सच्चाई जान गए हैं तो हम और छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। अभय मुस्कुराता हुआ बोला, मान्यता सॉरी राजकुमारी मान्यता, आप जब सिर्फ मान्यता बनकर हमारे लाइफ में आई थी तब भी हम आपको बहुत स्पेशल मानते थे। फिर आपकी सच्चाई जानने के बाद हमें समझ आया आप इतनी स्पेशल क्यों है।
हमारे सामने खड़े होने की भी हिम्मत कोई नहीं करता, पर आप हमारे सामने खड़े होने के अलावा भी बहुत कुछ करने का हिम्मत रखती। मान्यता कुछ ना कह अभय को अपने कठोर नजरों से देखने लगी तो अभय मान्यता का होंठ पकड़ उससे अपने तरफ खींच उससे अपने बाहों में उठा लिया तो मान्यता चिल्लाने लगी, हमें छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ, छोड़ो हमें। अभय कुछ ना कह मान्यता को महल में बने कारकोठरी में ले जाने लगा। वहां जाते ही मान्यता को बस खून का बदबू आने लगा तो वो अपने नाक को बंद कर ली। अभय उस जगह पर ले जा मान्यता को नीचे उतार दिया तो मान्यता अपने नाक पर होंठ रख बोली, आप हमें कहाँ लेकर आए हो? काले दुनिया में जिससे आपको रूबरू होना जरूरी है मान्यता, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके राजकुमारी मान्यता होने का सच्चाई जान जाएगा तो आपको ना चाहते हुए भी हमारे जैसे बनना पड़ेगा। मान्यता को कुछ समझ नहीं आ रहा था अभय कहना या उसके साथ करना क्या चाहता है। अभय मान्यता का होंठ पकड़ उससे खींचते हुए ले जाने लगा। अभय जब लोहे का दरवाजा खोला तो जमीन पर गिरे घायल इंसान को देख मान्यता घबरा गई। अभय अपने पीछे से गन निकाल मान्यता के होंठ में रख दिया तो मान्यता का होंठ कांपने लगा। अभय मान्यता के चेहरे पर आ रहे डर को देख बोला, आप डर गई राजकुमारी मान्यता, पर जब आप राजकुमारी मान्यता बनोगी तब आपको ये उठाना पड़े, उठाना ही नहीं बल्कि। ये कह अभय मान्यता का होंठ पकड़ उसके होंठ से ही गोली उस घायल इंसान के पैर पर चला दिया। घायल आदमी जोर से दर्द के कारण चिल्ला पड़ा, आह। मान्यता जम सी गई। अभय मान्यता के होंठ से गन ले उससे अपने साथ ले जाने लगा तो मान्यता उस आदमी के हालत को देख अभय से अपने गिड़गिड़ाती हुई आवाज में बोलने लगी, अभय वो आदमी घायल है, उससे डॉक्टर का जरूरत है, प्लीज उससे डॉक्टर के पास ले जाए, प्लीज अभय। अभय मान्यता के कोई भी बात को ना सुन उससे अपने साथ ले जाने लगा तो मान्यता गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कितने घटिया इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर दिल है भी कि नहीं, तुम्हें दूसरों का दर्द नजर क्यों नहीं आता? अभय अभय मान्यता को जमीन पर धक्का दे उसके पास आ उसके चेहरे को अपने उंगलियों से कसके पकड़ कठोरता से बोला, हाँ मान्यता, हमारे अंदर दिल नहीं, इस दिल को बचपन में ही निकाल फेंक दिया गया था। जैसे आपके होंठ कांप रहे थे ना जब हमने आपके हाथों किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, उसी तरह जब हम 4 साल के थे तब हमारे होंठ कांप रहे थे मान्यता। हमारे अंदर दिल नहीं क्योंकि हमें बचपन से ही एक ऐसा इंसान बनाया गया है जो अपने दिल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे दर्द नहीं हो सकता, जो किसी पर दया नहीं कर सकता। पहली बार मान्यता को अभय की आंखों में दर्द नजर आया। मान्यता को अभी जो अभय ने किया उसके हरकत पर उससे उस पर गुस्सा आना, नफरत होना चाहिए था, पर मान्यता को उस पर दया आने लगा। वो अभय के आंखों में देख पूछी, किसने तुम्हें ऐसा बनाया है? मान्यता के शब्द जैसे अभय के दिल में जा उस जख्म हो खुरेने का काम किया। उस पल को याद करते हुए अभय बोला, आपके आंखों में अपने लिए फिक्र देख हमें अच्छा लगा मान्यता। ये कह अभय मान्यता को फिर अपने बाहों में उठा लिया और उससे अपने साथ ले जाने लगा। मान्यता ने इस बार कुछ ना कह उसके बाहों में रह उसके आंखों को देखने लगी। अभय मान्यता तो उसके कमरे में ले गया। अपने कमरे में वापस आता देख मान्यता अभय को आश्चर्य से देखने लगी तो अभय मान्यता के आश्चर्य को देख बोला, मान्यता, आपका सारा सामान कल हम किसी से कह आपके कमरे में रखवा देंगे। चैप्टर 35 बच्ची को मेंशन लाना। ये कह अभय कमरे से बाहर चला गया तो मान्यता अभय के जाते ही बोली, क्या सच है अभय आपका? आप ऐसे क्यों हो? आपके आंखों में आज जो हमने दर्द देखा है वो किस चीज का दर्द था? जब आपको भी किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं फिर आप क्यों तकलीफ देते हो? क्या राज है आपका? और आप क्यों हमें यहाँ रखे हो? और आपको हमारे परिवार के बारे में सब पता है, फिर भी आप हमें कुछ नहीं बता रहे, क्यों अभय क्यों? मान्यता बिस्तर पर लेटी अपने होंठ को देख उस घायल आदमी के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते सुबह हो गया। पूरी रात मान्यता को नींद नहीं आई। उसके आंखों के नीचे एक ही रात ना सोने की वजह से कालापन आने लगा। जब वो फ्रेश हो कमरे से बाहर निकल डाइनिंग हॉल में आई तो देखी अब तक कोई नहीं आया है बाहर, तो वो समय को देख महल के गार्डन की ओर चली गई। गार्डन में छोटी बच्ची अपने पिता को काम करता देख रही थी। तभी छोटी बच्ची के नाक में बन रहे खाने का टेस्टी सुगंध गया तो वो खिड़की के तरफ देखने लगी जहां से खाने का खुशबू आ रहा था। मान्यता उस छोटी बच्ची के पास जा जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ बच्ची को देख बोली, खेलो। बच्ची मुस्कुराकर बोली, खेलो मालकिन। वो सुन तो मान्यता की बातें रही थी पर बच्ची का ध्यान किचन के खिड़की के पास ही था तो मान्यता बच्ची के चेहरे पर अपना होंठ रख पूछी, आपको भूल लगी है?
बच्ची मासूम चेहरा बना अपने सिर को हाँ में हिला दी तो मान्यता खड़ी हो बच्ची का होंठ पकड़ बोली, चलिए हमारे साथ। बच्ची कुछ कहे बिना जाने लगी मान्यता के साथ। बच्ची के पिता गार्डन के काम में व्यस्त थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी बेटी कहाँ है, किसके साथ जा रही। मान्यता बच्ची को महल के अंदर ले जाने लगी तो बच्ची के जाते कदम रुक गए। बच्ची को रुकता देख मान्यता पूछ पड़ी, क्या हुआ, अंदर चले। बच्ची सहमे हुए आवाज में बोली, नहीं नहीं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मान्यता के सवाल का जवाब बच्ची उससे अपने होंठ के इशारों से अपने करीब बुलाई तो मान्यता बच्ची के करीब गई तो बच्ची मान्यता के कान में धीरे से बोली, यहाँ पर बस बड़े लोग जाते, हम जैसे गरीब लोग नहीं। मान्यता दूर हो मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है हम भी गरीब लड़की में आते, फिर भी हम महल के अंदर जा सकते हैं तो फिर आप भी तो अंदर जा सकती हो। सच्ची? हाँ सच्ची। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा नाम वैशाली है। बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? मालकिन। जब बच्ची ने ये कहा तो मान्यता बच्ची के गाल पर होंठ रख बोली, हमारा नाम मान्यता है और आप हमें दीदी बुलाए, मालकिन नहीं, ठीक है। बच्ची मुस्कुराकर जवाब दी, ठीक है दीदी। फिर मान्यता बच्ची को अपने साथ अंदर ले जा उसके लिए चेयर घिसका उससे अपने गोद में उठा चेयर पर बैठा दी। तभी महल के बाकी सदस्य आने लगे। जब वीर, उदय, जया नीचे आए तो देखी मान्यता माली के बच्ची को महल के अंदर ले आई है तो तीनों उससे हैरानी से देखने लगी। तीनों में से कोई कुछ कहते तभी अभय नीचे डाइनिंग हॉल में आ गया। मान्यता को बच्ची के बगल में उससे हंसते हुए बातें करता देख उसने एक नज़र देखा, फिर सभी के तरफ देख बोला, आप सब खड़े क्यों हैं, बैठ जाए। तीनों ये सुन हैरान रह गए। अभय के आंखों में बातों में बिल्कुल भी गुस्सा तीनों को नजर नहीं आ रहा था। तीनों जा बैठ गए। फिर जब खाना लगने लगा तो सभी नौकरानी उस गरीब लड़की को ही देखने लगी। नौकरानी सभी के प्लेट में खाना लगाने लगी, पर जब बच्ची के पास गई तो वो सोच में डूबी थी तो मान्यता नौकरानी को अपने गुस्से से भरे आंखों से देख कठोरता से बोली, आपके होंठ रुक क्यों गए, बच्ची को खाना परोसे। नौकरानी अभय की तरफ देखी जैसे वो इजाजत मांग रही हो। ये देख मान्यता कठोरता से ताना के स्वरूप में बोली, क्या किसी को खाना खिलाना भी नियम के खिलाफ है? मान्यता अभय की तरफ देख बोली तो अभय भी मान्यता के आंखों में देख बोला, बिल्कुल नहीं। अभय ने जब अपना जवाब दिया तो मान्यता नौकरानी को देख बोली, तो फिर आपके होंठ क्यों रुक गए, बच्ची को खाना दीजिए। पहली बार बच्ची अंदर रहने वाले सदस्य को देखी थी, डर के कारण बच्ची से हिला तक नहीं जा रहा था। जब खाना लग गया तो मान्यता बच्ची को प्यार से बोली, वैशाली खाना खाए। वैशाली अपने डर से भरे मासूम आंखों से मान्यता को देखने लगी तो मान्यता बच्ची के डर को खत्म करने के लिए पराठे का टुकड़ा तोड़ दही में डाल बच्ची के मुंह के पास ले जा बोली, जल्दी खाए। बच्ची अभय की तरफ देखी तो अभय पहली बार किसी को देख मुस्कुराया। जब अभय बच्ची को देख मुस्कुराया तो बच्ची का डर चला गया। मान्यता ये देख हैरान ही रह गई। उससे अभय का हमेशा नया नया रूप दिखता, अब उसके अंदर अभय को जानने का उत्साह जागने लगा। मान्यता के साथ वहां बैठे जिया, उदय, वीर तीनों भी हैरान रह गए। किसी को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बच्ची के दिल से अब डर दूर भाग गया तो जल्दी से मान्यता के होंठ से खा ली। फिर बच्ची खुद से खाना खाने लगी। खाना जल्दी से खत्म करने के बाद बच्ची अपने खाली प्लेट को देखने लगी तो अभय नौकरानी से बोल पड़ा, बच्ची को और खाना दो। जब नौकरानी बच्ची को खाना देने लगी फिर से तभी बच्ची के पिता वहां आ बोले, हुकुम सा हमें माफ कर दीजिए। सभी का खाना खत्म हो चुका था, सभी उस बच्ची के लिए ही बैठे हुए थे। जब माली आ माफी मांगा तो अभय बोल पड़ा, माही पर किस लिए? हमारी बेटी नादान है। उस माली आगे कुछ और कहता, इससे पहले ही अभय बोल पड़ा, ओह ये आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है, जब भी इनका मन करे कुछ खाने का तो आप बच्ची को यहाँ भेज दीजिएगा। अभय ने जब ये कहा तो माली के साथ साथ वहां काम कर रहे सभी नौकर नौकरानी साथ ही घर के सभी सदस्य हैरान रह गए। बच्ची अभय की तरफ देख बोली, सच्ची भैया। माली अपनी बेटी को देख गुस्से में घूरते हुए बोला, हुकुम सा बोलो। जब माली अपनी बेटी को ये बोला तो वैशाली माफी मांगते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए हुकुम सा। अभय मुस्कुराता हुआ चेयर से उठ बच्ची के पास जा उसके सिर पर होंठ रख बोला, आप हमें भैया बुला सकती। ये बोलने के बाद अभय जाने वाला था तभी बच्ची मान्यता से बोली, बाय दीदी। अभय का जाता कदम रुक गया, उसने खुद में ही बोला, भैया दीदी।
उसके बाद अभय बच्ची को अपने पास बुलाया, रुको इधर आना। बच्ची अपने पिता का हौंद छोड़ अभय के पास गई तो अभय मान्यता को देख फिर अपने घुटनों के बल बैठ बच्ची के पास धीरे से जा बोला, अगली बार अगर आप हमें भैया बोलो तो आप मान्यता को दीदी नहीं बल्कि भाभी सा बोलना, ठीक है? बच्ची मुस्कुराते हुए बोली, वो आपकी पत्नी है। अभय बच्ची के सिर पर हाथ रख बोला, नहीं पर बहुत जल्द बन जाएगी। मान्यता, जिया, उदय, वीर, माली और काम कर रहे सभी लोग सोचने लगे दोनों के बीच आखिर क्या बात चल रहा होगा। अभय अपना बात कह खड़ा हो गया तो बच्ची अभय को भी बाय बोल अपने पिता के साथ चली गई महल से। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।